दोस्तों, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की ताकत छीन ली गई है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी उत्तर प्रदेश के रास्ते आ चुकी है और यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि उन्हें पहली बात तो बिहार में प्रभारी बनाया गया था, इसके बाद अब पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा आदमी बनाने की तैयारी कर ली गई है। आखिर क्या चल रहा है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद महिमा जी। केशव प्रसाद मौर्य पहले बिहार में प्रभारी बनाए गए थे, फिर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अमित शाह। क्या चल रहा है आखिर? देखिए महिमा, केशव प्रसाद मौर्य तो एक टूल है। उनको यूज किया जा रहा है। योगी जी और अमित शाह की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को साधने के लिए एक माध्यम के तौर पे केशव मौर्य का प्रयोग हो रहा है। केशव मौर्य की ताकत को, केशव मौर्य के रुतबे को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि योगी जी के लिए कैसे चुनौतियां खड़ी की जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि अमित शाह की आंखों के किरकिरे हैं योगी जी, बिल्कुल। और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की आंखों के तारे हैं। तारे हैं। तो आंखों की किरकिरी हटाने के लिए आंखों के तारे को लाना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में केशव प्रसाद मौर्य का रुतबा बढ़ाने के लिए उनको प्रभारी बनाया गया था। और ये सारी पटकथा जो लिखी गई थी, पहले ही लिखी गई थी, और अमित शाह को पता था कि हम बिहार में भारी बहुमत आने जा रहे हैं और उसका श्रेय कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को देकर यूपी को साधा जा सकता है। ये उन्होंने पटकथा लिख दी थी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव का आकलन करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की जो एक दुश्मनी कहिए, एक ठनक कहिए, एक तल्खी कहिए सामने आई थी, और हम लगातार चैनल पे कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और दूसरे जो उनके अंधभक्त हैं वो कह रहे थे नहीं नहीं ये सब मीडिया की बनाई हुई कहानी है। और बाबा ने कहानी रची और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दिया, और भारतीय जनता पार्टी मुश्किल 31+2 33 सीटों पर सिमट गई, जहां वो अब की बार मिशन 80 चला रही थी। मिशन 80 में 80 तो भूल जाइए, वो 30 पे आ गई। तो इसका श्रेय अधिकतर लोगों ने बाबा को दिया। जिस प्रकार से ठाकुर लॉबी इकट्ठी हुई और ठाकुरों ने पंचायतें की, तो कहीं ना कहीं एक रुतबा ऐसा हुआ कि खाली वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसका नुकसान राजस्थान में भी हुआ और गुजरात में भी कुछ नुकसान हुआ। खैर, अब उसी चीज से निपटने के लिए अमित शाह योगी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मजबूत होके नितिन शाह आज तैयार हैं। 2024 में झटका लगने के बाद उन्होंने 4 महत्वपूर्ण इलेक्शन जीते हैं। पहला महाराष्ट्र का इलेक्शन है, दूसरा हरियाणा का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, और अभी हाल ही का बिहार का इलेक्शन है। और आने वाला इलेक्शन वो पहले ही जीत चुके हैं। कह रहे हैं वो कि 123 में से 103 सीटें हम आसाम में जीत रहे हैं। अब कोई ये तो कह सकता है कि 100 सीटें जीतेंगे, 100 से ऊपर जीतेंगे। उन्होंने आंकड़ा बता दिया 103। तो कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। तो उन्होंने टारगेट पे ले लिया है योगी जी को। अब योगी जी को निपटाने के लिए वो केशव प्रसाद मौर्य का प्रयोग दिल्ली में करेंगे, और केशव मौर्य अपनी फॉर्म में आ गए हैं और पहला हमला उन्होंने अखिलेश यादव पे कर दिया है और उनकी साइकिल को पंचर बता दिया है। तो ये जताता है कि केशव प्रसाद मौर्य धीरे धीरे अखिलेश यादव पे हमला करेंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी है। और इसके बाद वो बीच बीच में कोई ऐसी हरकतें भी करेंगे जिससे योगी जी को पीछे धकेला जाए और उनको एक मैसेज दिया जाए। क्योंकि आप देखिए कि योगी जी जिस प्रकार से उनको महत्व नहीं दे रहे हैं पिछले कई सालों से, कई महीनों से। आपने देखा अभी जो दीपोत्सव का प्रोग्राम हुआ था, वहां उनका ना कोई फोटो था, ना कोई ट्वीट था। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक बहुत बड़े निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और वहां पे देश की राष्ट्रपति आई
और वहाँ पे योगी जी ने किसी उप मुख्यमंत्री जबकि ब्रजेश पाठक वहाँ थे, ना किसी का फ़ोटो लगाना उचित समझा और ना किसी के बारे में 2 लाइन लिखना उचित समझा। तो ये हुँ, जताता था कि किस प्रकार योगी जी ने सबको इग्नोर किया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये जो सिपे सालार हैं अमित शाह के, इनको आगे बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है कि हुँ, इनको आगे बढ़ा के किस प्रकार से योगी जी को घेरा जाए। जी। हुँ। सवाल ये भी है कि आखिर योगी आदित्यनाथ से अमित शाह को इतनी तकलीफ क्यों होती? 2 लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, कई लोग ये दावे कर रहे थे कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की बात को नहीं माना। वो जो बातें कहते थे या वो जिनका प्रस्ताव रखते थे, वो उन्हें नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे और इसी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आखिर अमित शाह को इतनी दिक्कत क्या है? क्या मोदी और योगी बोला जाता है, इस वजह से इतनी दिक्कत है? देखिए, जिस प्रकार से देश का आज मोदी जी के बाद कहिए या मोदी जी के ऊपर चले हुँ, गए हैं अब तो, हिंदुत्व का चेहरा जिस प्रकार से योगी जी बने हैं और मोदी के बाद योगी दूसरे नंबर पे आ गए थे और मोदी के बाद योगी की चर्चा चल रही थी। उससे कहीं न कहीं एक घबराहट महसूस हो गई है अमित शाह को क्योंकि पार्टी में जब 2 लोगों की बात होती है, भाजपा के शीर्ष की बात होती है, तो मोदी-शाह का नाम लिया जाता है। हुँ, तो ऐसे मोदी-शाह के बीच में योगी जी घुस जाएँ, ये अमित शाह को गवारा नहीं है। दूसरा उनको ये लगता है कि मोदी के बाद कौन? तो अमित हुँ, शाह कहीं न कहीं अपने आप को खड़ा देखते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा नंबर हो, मोदी के बाद अमित शाह। जबकि अगर संगठन को देखा जाए, संघ को देखा जाए, भाजपा को देखा जाए, तो उसमें ये आता है कि योगी के बाद मोदी, हुँ, मोदी के बाद योगी। तो उसमें उसमें अमित शाह को फिर दिक्कत होती है, इसलिए अमित शाह इनको धकेल कर तीसरे नंबर पे लाके और तीसरे नंबर से भी इनको कमज़ोर करना चाहते हुँ, हैं। और आज अमित शाह की ताकत बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए उसमें साम, दाम, दंड, भेद जो भी आप चुनाव आयोग को कहें, आज अमित शाह बहुत ताकतवर हैं। ऐसे में योगी जी उनसे निपट पाएँगे, उनका हुँ, मुकाबला कर पाएँगे, ये भी एक देखने वाली बात है। और इसका इसका अंत क्या होगा? ये जो वॉर चल रही है अमित शाह की और योगी की, ये हुँ, अगले 2027 के चुनाव में क्या रंग दिखाती है, ये भी हुँ, हमें देखना होगा। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, इसी तरह का वॉर हमने आडवाणी, वाजपेयी और कल्याण हुँ, सिंह के दौर में देखा था और कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 25 साल के लिए यूपी से बाहर हो गई थी। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी हुँ, को हटाने की हिमाकत करेगा? योगी को हटाने का फैसला लेगा? क्योंकि देखिए, अमित शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मजबूत करना है। तो हुँ, केशव प्रसाद मौर्य को मजबूत करने के लिए तमाम कारण हैं। आप तत्काल उनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। आप तत्काल उनको मुख्यमंत्री बना के योगी जी को दिल्ली ला सकते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि योगी दिल्ली नहीं आएँगे। हुँ, शिवराज चौहान जैसे मजबूत व्यक्ति जिन्होंने लोकसभा में बिल्कुल। 100% रिज़ल्ट दिया है, हुँ, विधानसभा में 100% रिज़ल्ट दिया है और आज वो सबसे रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले इतने बड़े नेता हैं, उसके बाद वो सीनियर हैं कहीं न कहीं मोदी जी से भी। अगर वो दिल्ली में आके चुपचाप अपनी नौकरी कर सकते हैं, तो योगी जी इस बात को नहीं मानेंगे, इसमें हुँ, भी कोई दो राय नहीं है। तो बहुत सारे रास्ते निकाले जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए हुँ, और ये भी हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें नहीं बनती, तो केशव मौर्य को दिल्ली लाके केंद्रीय मंत्री बना के उसको मजबूती दी जाए। तो हुँ। बहुत सारी चीज़ों पे विचार चल रहा है। अब कौन-सा पासा फिट बैठता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जी। बिल्कुल और नीतीश कुमार पर भी बात करना ज़रूरी है, उनसे तो उनकी पूरी ताकत ही छीन ली गई है। सुशासन बाबू कहे जाते थे, अब क्या कहे जाएँगे? क्योंकि जो सुशासन बाबू की छवि है, वो गृह विभाग की वजह से और वो विभाग दे दिया गया सम्राट चौधरी पर, जिन पर ऑलरेडी न जाने कितने केसेज़ हैं और आरोप भी लगे हुए हैं। देखिए महिमा अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के विषय में, नीतीश कुमार बहुत अच्छे नंबरों से आज हुँ, सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार हल्के पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उनको हटाना भी नहीं चाहती। हुँ, भारतीय जनता पार्टी उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज अगर उनके साथ पंगा लिया, आज उनका कुछ नुकसान करने की कोशिश की, तो वो सड़क पे उतर सकते हैं और हुँ, महागठबंधन उनको हाथों-हाथ लेगा।
बिल्कुल। और आज वो 20 साल मुख्यमंत्री रहने और करीब 10 साल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद आज भी उनके ऊपर कोई सीधा-सीधा आरोप नहीं है। चाहे हुँ, वो परिवारवाद का आरोप हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे वो किसी भी तरह का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं ठहरता है और आज बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है। हुँ, सम्राट चौधरी को निपटाने के लिए दूसरे जो दल हैं, वो एक झटके में निपटा सकते हैं। हुँ, सम्राट चौधरी इतने मजबूत नेता नहीं है। हुँ, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो इसी तरह से रबर स्टैम्प का काम करेंगे, जैसे दूसरे राज्यों में अन्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है, सम्राट चौधरी के ऊपर तो तमाम आरोप हैं ही, चाहे वो फर्जी डिग्री का हो, चाहे वो हुँ, मुकदमों का हो, चाहे बाकी चीज़ों का हो। लेकिन आज वो अपने मुकदमे भी ठीक कर पाएँगे, पुलिस उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएगी, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। हुँ, दूसरा जो सबसे बड़ा ये रहेगा कि वो चाहेंगे कि हुँ, बिहार में जिस पे दबाव बनाना हो, जिस पे फर्जी मुकदमे लिखवाने हों, जिसको अंदर करना हो, हुँ, उसको भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी उसको अंदर करेगी, जिसके खिलाफ एफआईआर करनी होगी उसको एफआईआर करेगी, जिसको बिल्कुल। बंद करना होगा उसको बंद करेगी, जिसको छोड़ना होगा उसको छोड़ेगी। हुँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती और बहुत समझ-बूझ के साथ ये डिपार्टमेंट हुँ, लिया है। भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है, लेकिन जितने नीचे की ताकत वाले मंत्रालय थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप ले लिए हैं। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे चीज़ों को करती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एकदम से खत्म नहीं करेगी। हुँ, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक खबर यहाँ नीतीश कुमार की भी है कि नीतीश कुमार भी अ, सधे हुए राजनेता हैं, सधे हुए सियासी नेता हैं। उन्होंने भी कुशवाहा की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करने के लिए एक जो है कोशिश की है और हुँ, उसमें उनकी बात कुशवाहा से चल रही है और माना ये जा रहा है कि उसी रणनीति के तहत उन्होंने उनके लड़के को मंत्री बनाया है। तो हुँ, अगर कुशवाहा उनकी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर खड़े हो सकते हैं, हालाँकि 1 सीट उनकी ज़्यादा हो सकती है। तो हुँ, अभी नीतीश कुमार ये भी सोच सकते हैं कि पार्टी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के आजू-बाजू जो लोग हैं आज जेडीयू में, वो जेडीयू में कम, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए नीतीश कुमार अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत कहीं न कहीं कर रहे हैं। वो कितना मजबूत कर पाएँगे, भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी मजबूती करने देगी ये सब समय ही बताएगा। लेकिन हुँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कहीं न कहीं हावी है और हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो होम मिनिस्ट्री का पद हो, चाहे दूसरे पद हो, तमाम पद लेने के बाद उनको हुँ, मुख्यमंत्री का पद दिया है। अगर सारी ताकतें आपकी चली जाएँगी और खाली आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो क्या आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे? ये हुँ, देखने वाली बात होगी और ये टकराव आपको आने वाले समय में हुँ। साफ-साफ दिखाई देगा। जी। बिल्कुल। इस बीच जगदीप धनखड़ भी सामने आ गए इस्तीफा देने के बाद। अब उन्होंने ऑफ़िशियल कहीं पर वो दिखाई दिए हैं, वरना यही खोजा जा रहा था कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। उन्होंने इशारों-इशारों में कुछ बातें कही, हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे? किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे? देखिए महिमा अगर जगदीप धनखड़ जी की बात करें कि जगदीप धनखड़ को जिस प्रकार से हटाया गया था और जिस प्रकार हुँ, से वो अंधेरे में चले गए थे और एकाएक वो प्रकट हुए हैं शुक्रवार को हुँ, और उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार की उन्होंने भाषण शैली का प्रयोग किया, तो कहीं न कहीं वो एक डर जैसे उनके ऊपर हो अभी भी, उस तरह का दिखाई दे रहा था। वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे थे। हुँ, मैं जो उनका एक सेंटेंस पकड़ा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये समय है और ये किसी के ऊपर भी आ सकता है। अब ये उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है, हुँ, ये हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको समझ में आ गया है कि आज समय उनका खराब चल रहा है और जिनका समय अच्छा चल रहा है, कल को उनका भी खराब आ सकता है। तो इसलिए समय का ध्यान रखिए, वो सबको समय की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हालाँकि इतने दिन चुप बैठने के बाद करीब 4 महीने से अधिक हो गया है, हुँ, उनका इस तरह से आना जताता है कि कहीं न कहीं वो डरे हुए नेता हैं और वो जिस प्रकार से अगर कोई चीज़ हुई थी, उनको पहले ही खुल के बोलना चाहिए था। आज उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में वो नहीं है। हम जैसे हुँ, लोग उनकी चर्चाएँ करते रहते हैं,
जब वो भारतीय जनता पार्टी के आँखों के तारे थे और उनके बिल्कुल प्यारे थे, तब भी हम उनके बारे में बोलते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो विरोधी खेमे में चले गए हैं। आज भी हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो खुद हुँ, किस ओर हैं, वो खुद किस ओर थे, आज किस ओर हैं, उनको खुद को ही नहीं पता। तो ऐसे व्यक्ति जिसको खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किसके लिए कह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की क्या ज़्यादा चर्चा की जाए। हुँ। जी। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। तो दोस्तों बिहार में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के कद को बढ़ाने की कोशिश की गई है, इससे यही लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक प्रमोशन का वक्त आ चुका है। अब अमित शाह इसको लेकर क्या टाका भिड़ाते हैं, अपनी कौन-सी चाणक्य नीति लगाते हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।